जी हाँ, हिजाब विवाद अब अदालतों तक पहुंच चुका है। पहली बात तो हिजाब पर ही विवाद, ये तो सदियों से चल रहा है। अब यहां ये स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने का हक है या नहीं है, ये सवाल खड़ा हो गया। लेकिन मूल सवाल जहां से शुरू हुआ था उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने इस तरह के सवालों पर बार बार अपनी राय रखी, बार बार उनका नाम इस तरह के सवालों पर आया, और आज वो केरल के राज्यपाल हैं। जी हाँ, आरिफ मोहम्मद खान साहब। आरिफ साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो अभी आजादी के 75वें साल में इस तरह का ये जो विवाद है या इस तरह का ये जो सवाल है जिसको हक के नाम पर किया जा रहा है, क्या ये सवाल ही सही किया जा रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि कौन क्या पहनता है ये कभी भी विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। ठीक। ये हर व्यक्ति का अपना अधिकार है कि वो ये तय करे। शर्त सिर्फ इतनी है, शालीनता होनी चाहिए, डिसेंसी होनी चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए, सुसंस्कृत होना चाहिए, वो है शर्त। लेकिन इसके साथ आपकी आर्मी है, आर्मी में जो आदमी भर्ती होगा वो ये नहीं कह सकता कि मैं जो चाहूंगा वो पहनूंगा। पुलिस में जो आदमी भर्ती होगा वो ये नहीं कह सकता कि मैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। क्या आर्मी में सभी कम्युनिटीज की महिलाएं हैं? आज की तारीख में आर्मी तो खैर नया सिलसिला है, लेकिन अगर आप पुलिस को देखिए तो पुलिस में सभी कोई समुदाय, कोई ऐसा बचा हुआ समुदाय मुश्किल से होगा भारत में जिससे संबंधित जिसमें पैदा हुई, मैं संबंधित नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे नजदीक नागरिक महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न समुदायों में पैदा हुई हैं वो पुलिस में काम करेंगे। क्या कभी किसी ने ये कहा है कि नहीं मैं अपनी मर्जी से ड्रेस पहनूं? ये कैसे संभव है? हमारे यहाँ पे अपने स्कूलों को छोड़ दीजिए, 100-150 साल से क्रिश्चियन मिशंस के स्कूल काम कर रहे हैं भारत में। कभी आपने सुना है कि उसमें भी सभी समुदायों की बच्चियां पढ़ती हैं? कभी आपने सुना है कि उन्होंने कहा हो कि नहीं यहाँ हम पढ़ेंगे मिशन स्कूल में लेकिन हम अपनी मर्जी का ड्रेस पहनेंगे? नहीं, जहां आपको एक अनुशासन होता है, अगर उस संस्था की तरफ से कोई ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म, जिसकी डेफिनेशन ही यूनिफॉर्म है। उन्हें यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि वो कोई सबको एक रंग में रंगना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब ये है उन्हें ये पता चल रहा, ड्रेस से पता चल जाता है कि ये बच्चा फला स्कूल का है। जी, तो आइडेंटिटी स्कूल वाली हुई। तो वो आइडेंटिटी स्कूल की हुई, उस पर विवाद खड़ा करना मेरी समझ है, और वो भी रिलीजन के नाम पे, ये कोई बहुत ही नादानी की बात है। और ये हरगिज भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फिर आपके पास आजादी है, ये तो कोई मजबूर कर नहीं रहा कि आप इसी स्कूल में पढ़िए। आप ऐसे भी स्कूल में जा सकते हैं जहां ड्रेस कोड नहीं है। लेकिन कोई अनुशासन के बगैर तो जिंदगी नहीं चल सकती। जब आप पढ़ के वहां आपकी शिक्षा पूरी हो जाए और जब आप बाहर निकल के आ जाएं, और तो आपकी मर्जी है कि आप जो भी ड्रेस पहनना। भारत जैसे देश में कौन क्या पहनता है इस पे कोई सरकार की तरफ से तो कोई किसी किस्म का प्रेस्क्रिप्शन नहीं है हमारे यहाँ। मैं कहता हूँ आपसे कि वो लोग भी जो संविधान की शपथ लेते हैं, वो संविधान में भी जो लिखा हुआ है वो सिर्फ इतनी बात है, ड्रेस और ये नहीं है कि वो हर वक्त वो पहने, लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि भाई जिस वक्त शपथ लें उस वक्त वो उस ड्रेस में होने चाहिए जिसका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये ऐसे विवादों हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये तरीका बन गया है कि जहाँ ऐसे विषयों को जो दर हकीकत जिसे मेरी यहाँ प्रॉब्लम ये, मुझे धर्म शब्द इस्तेमाल करना पड़ा है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, लेकिन रिलीजन रिलीजन की में ऐसी चीजों को जोड़ के जिनका खुद रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, मिसाल के तौर पर 3 तलाक, ऐसी चीजों को पहचान का विषय बना लिया गया है। ये हमारी पहचान है। आप तो स्कॉलर हैं, आपने इतना सब कुछ अध्ययन किया, आपने इस पर लिखा भी है।
आप कह रहे हैं जिस चीज को धर्म की पहचान बताया जा रहा है उसकी धर्म में ही पहचान नहीं है। धर्म से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, हिजाब का कोई जैसे ताल्लुक नहीं है। कोई हिजाब, अगर मुझे सही याद है तो 7 बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ है कुरान में। कहीं भी इसका संबंध, एक जगह को छोड़ के, वो भी पैगंबर साहब के अपने परिवार को लेके, चूंकि एक घटना घट गई थी तो उसमें उस जगह उसको क्या कहा, उसका कपड़े से ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक ये है कि जब तुम बात करो तो दीवार या पर्दा बीच में होना चाहिए। जो पहनने के कपड़े हैं उसके संदर्भ में एक जगह भी, ये मेरी राय नहीं है, ये मैंने इसको स्टडी किया है, क्योंकि मैंने इस पर कुछ आर्टिकल अब से 10 साल 12 साल पहले लिखे थे। मैंने उसको खूब स्टडी किया। बड़े बड़े स्कॉलर्स की राय है कि हिजाब शब्द का प्रयोग महिलाओं के ड्रेस के संदर्भ में कहीं हुआ ही नहीं है। यानी हिजाब शब्द है लेकिन वो इस संदर्भ में नहीं है। हिजाब शब्द ऐसे है जैसे आपके और मेरे बीच में यहाँ एक पर्दा टांग दिया जाए। उसके लिए मैं क्या पहनूं, उसके लिए हिजाब नहीं है। उसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है खिमार। खिमार का मतलब है स्कार्फ। हमारे यहाँ भारत में जैसे दुपट्टा महिलाएं इस्तेमाल करती हैं। और ये बहुत मजेदार बात है कि जो कुरान की आयत है वो ये कहती है कि और अपने खिमार को, क्योंकि उसका जो संदर्भ है, उसका संदर्भ है वो ये बताता है कि अरब महिलाएं इतने हिस्से को खुला रखती थी। तो कुरान ने ये क्या कहा है, कुरान ने कहा है कि अपने खिमार को अपने बूजम्स पर, यानी अपने वक्ष पर, सीने पर इस तरह डाल लो। और दूसरी बात यह है कि ये आयत आई है, ये मत भूलिए कि उस जमाने में दुनिया में सब जगह और खास तौर से अरब में उन महिलाओं की तादाद अच्छी खासी थी जो गुलाम थीं, जिनको कनीज कहा जाता था, जिनसे पेशा का काम भी कराया जाता था। अब ये और इसी आयत में कहा है कि अपने आप को इस तरह कर लो ताकि तुम उन महिलाओं से विभिन्न नजर आओ। आज तो दुनिया में कहीं गुलामी है नहीं। आज तो हर महिला या हर पुरुष, खास तौर से जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे यूनाइटेड डिक्लेरेशन का, यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन है, आज कोई गुलाम तो है नहीं। आज तो आपको ये महिला गुलाम है और ये आजाद है। आज इसकी डिस्टिंक्शन की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज जो होती है उसका एक संदर्भ होता है। वो भी जो कहा है वो इसके लिए कहा है ताकि तुम्हारे और उन गुलाम, चूंकि उन गुलाम औरतों को तो बेचारों का कोई स्टेटस नहीं था, उनको तो रास्ता चलते में भी कोई भी आदमी हाथ पकड़ के घसीट लेता था, कोई आदमी उनको बदतमीजी करता था उनके साथ, ऐसी भी किसी महिला के साथ हो जाती थी। तो उसकी एहतियात के तौर पर कुरान ने कहा कि खिमार को अपने बूजम पे डाल लो ताकि तुमको पहचाना जा सके। ये देखिए इंपॉर्टेंट लफ्ज है, पहचाना जा सके। पहचाना जा सके का मतलब क्या है? आपकी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने का तरीका बताया है, आपकी पहचान को खत्म करने के लिए नहीं है ये। और वो मुस्लिम आइडेंटिटी नहीं है ना। महिला मैंने आपको बताया, स्लेव और आजाद, गुलाम और आजाद। आज तो दुनिया में कहीं गुलाम नहीं है कोई भी। और मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हदीस है कि तुम उस जमाने में रह रहे हो जहां जो कुछ तुम्हें बताया जा रहा है, अगर उसमें से तुमने 10% भी छोड़ दिया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन बाद का जो जमाना आएगा उसमें अगर तुमने 10% पर अमल कर लिया, कार्यान्वित मतलब उसको उसके मुताबिक अपना जीवन बिताया, तो तुम्हारी कामयाबी हो जाएगी। यानी इन्नकुम फी ज़मानिन मन तरका मिनकुम बिउशरी मा उमीरा बिही हलका।
अगर 10% भी छोड़ दिया तो हलाक हो जाओगे। सुम्मा याति जमानी, इसके बाद एक जमाना आएगा, मन अमीला मिनहुम उशरा, अगर 10% पे भी तुमने उसके ऊपर चले तो नजा, तो तुम कामयाब हो। क्यों कहा है ये इसलिए कहा है कि जमाना बदलता है, जमाने बदले हुए जमाने की डिमांड्स अलग होती हैं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप नंगे होकर सड़क पर घूमिए, नहीं। शालीनता, सभ्यता, संस्कार ये बहुत महत्वपूर्ण जो आज के जमाने के, जो शायद हर जमाने में, हाँ। हर जमाने में रहेंगे, मगर शालीनता अलग चीज है। और किसी ड्रेस को पॉलिटिकल आइडेंटिटी के तौर पे इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल अपने आप में अलग चीज। शायद असली जो सारे विवाद की जड़ शायद ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी। अब आप राज्यपाल हैं, इसलिए वो वाले सवाल मैं आपसे सीधे नहीं करूंगा, लेकिन ये हकीकत है और शायद अफसोसनाक हकीकत है कि हर चीज को, हर शख्स को, हर बात को मोदी विरोधी और मोदी के समर्थक के रूप में देखा जाता है। तो वो जो भी वीडियो आते हैं उसमें देखते हैं अच्छा ये मोदी विरोधी है, ये मोदी समर्थक है, ये इशू मोदी विरोधी है, ये मोदी समर्थक है। लेकिन मेरा सवाल ये कि आपने एक बात कही कि पुलिस में हो, चाहे वहां हो, महिलाएं हो, इस समुदाय में पैदा हुई, उस समुदाय में पैदा हुई, जो ये चॉइस का सवाल आ रहा है, ये चॉइस तो बेसिक में ही नहीं है, क्योंकि समुदायों में तो हम पैदा हो रहे हैं और पैदा होना ही चॉइस नहीं है, तो फिर चॉइस इसमें कहां से? आप मैं इसे और दूसरी तरह कहता हूं। एक पुलिस में एक महिला ऑफिसर है, ड्यूटी पे होगी तो उसको ड्रेस पहननी पड़ेगी, जो प्रेस्क्राइब ड्रेस जी। ड्यूटी के बाहर है, उसका जो जी चाहे पहने, वो गवर्नमेंट को या समाज को कोई एतराज नहीं है किसी भी चीज पर। और इस देश में, और फिर एक बात और ध्यान रखिएगा, देखिए ये इतना लोग इसका को ठीक से इसको महसूस नहीं करते। समाज को बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आखिरकार मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मुस्लिम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। नॉर्दर्न इंडिया में हिंदू महिलाएं गांव में खेती का काम कर रही हैं, उनके सर पे बोझ है और इतना लंबा घूंघट है। ये घूंघट साउथ में क्यों नहीं था? हर चीज एक जरूरत के तहत पैदा होती है। ये इन्वेडर का रूट्स था। तो यहां सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू औरत मुसलमान औरत से भी ज्यादा पर्दा करती थी। आज स्थितियां बदल गई हैं। आज उसी गांव उस मां की बेटी जो इतना लंबा घूंघट करके और सर पर 40 किलो का उसके पास फॉडर होता था, आज उसकी मां की बेटी वो ग्रेजुएशन कर रही है, वो आईएएस बन रही है, वो आईपीएस बन रही है, वो दूसरी जगह जा रही है। वो वहां पे वो घूंघट नहीं इस्तेमाल। आज का जिस दौर में आप रह रहे हैं, उस दौर के कोई भी, याद रखिए हमेशा, कोई व्यवस्था हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, जो नए विचारों और नए दौर के तकाजों को पूरा नहीं कर सकती, वो टिक नहीं पाती। पिछले 100 वर्ष का इतिहास, बल्कि आप और उससे ज्यादा नजर डालिए, धर्म का सिर्फ एक ही इस्तेमाल किया जा रहा है, मुल्क को बांट दो। अब मुल्क बट गया, 2 टुकड़े हो गए। बांटने वाले उस मुल्क को 25 साल इकट्ठा नहीं रख पाए, वो बट गया। अब मुल्क बांटने की अंग्रेज तो है नहीं हिंदुस्तान में कि मुल्क बांटा जा सके फिर से, तो अब समाज को बांटो। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को के बारे में बुराई करूं। मैं सिर्फ उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप अपनी एम्बिशंस के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए रिलीजन का इस्तेमाल मत कीजिए। पॉलिटिक्स, मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स में बहुत कम लोग होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन रिलीजन तो सिर्फ जोड़ने के लिए है लोगों को। आप रिलीजन का आप पॉलिटिक्स, प्योर पॉलिटिक्स करिए और कहिए कि हमें तो इसके साथ दुश्मनी है, इसके साथ दोस्ती। मैं कहूंगा आप सही काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन करिए, आपकी यही मर्जी है। लेकिन जब आप इसमें रिलीजन का नाम लेके आते हैं तो ये भयंकर अपराध है।
सबसे एक एक सवाल जो उठता बार बार, जो आप भी उसका सामना करते रहे हैं शाहबानो के टाइम से, शाहबानो केस के टाइम से, इसमें लिबरल जो थॉट कहा जाता है वो उस तरफ खड़ा दिख रहा है, जो लिबरल थॉट का एक हिस्सा उस तरफ खड़ा दिख रहा है कि नहीं हिजाब पहनने का हक है। मतलब लिबरल तो बाय डेफिनेशन, या लिबरल को तो प्रगतिशील के साथ होना चाहिए ना, लिबरल को तो प्रोग्रेसिव के साथ होना चाहिए। भाई किशोर जी, मैं यहाँ दूसरा सवाल करता हूँ, हिंदुस्तान में मुझे उसका नाम बताइए जो कह रहा हो कि हिजाब पहनने का हक नहीं। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि आप जब किसी संस्था का हिस्सा बनते हैं तो उस संस्था का अनुशासन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप उसको स्वीकार नहीं करते, आप किसी और संस्था में चले जाइए। अगर यहां संस्था की बात हो रही है, यहां पे हिंदुस्तान में क्या कोई ऐसा आदमी है जो ये कहे कि मुझे इस पे एतराज है कि आप ये कपड़े क्यों पहने हुए? यहां बात सिर्फ इतनी हो रही है कि अगर आपने एक संस्था में, खुद आपको किसी ने मजबूर नहीं किया, आप वहां गए हैं, अगर आपको वहां का माहौल अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं नजर आता, आप उसको छोड़ के दूसरी संस्था में चले जाइए। लेकिन आपको अनुशासन बिगाड़ने का अधिकार तो नहीं है। और लिबरल, यहां पे लिबरल की एक और भी समस्या है। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर मैं एक बात बताता हूं आपको। 1986 में 300 से ज्यादा हिंदुस्तान के नामी गिरामी लोगों ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एक्स जजेस थे, सर्विंग ऑफिसर्स थे, आईएफएस, आईपीएस, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर 200 से ज्यादा थे। और उसमें पहला दस्तखत था बदरुद्दीन तैयब जी का, जो हमारे पुराने वाइस चांसलर भी और एम्बेसडर भी भारत के, जिन्होंने प्रधानमंत्री को खत लिख के कहा कि शाहबानो पर जो चीज पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है ये इस्लाम के मुताबिक नहीं है, आप इनकी बात मत मानिए। और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन जब गवर्नमेंट ने मान ली बात पर्सनल लॉ बोर्ड की और मैंने इस्तीफा दे दिया, तो मैं आपको बताता हूं, इसमें से एक अच्छी तादाद, खास तौर से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विंग ऑफिसर थे, टाइम लेके मेरे पास आए, मेरे घर पे, और मुझसे कहा कि आरिफ साहब, हमारी हमदर्दी आपके साथ है, हमने आपको सपोर्ट किया है, पर हम आपसे दरखास्त कर रहे हैं, इस मामले को आप छोड़ दीजिए, इन लोगों से लड़ाई मत लड़िए, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ये आपको बहुत नुकसान